Today my topic is C3 and C4 pathway. C4 plants preface the Calvin cycle with an alternate mode of carbon fixation that produce a C4 carbon compound as their first organic product. तो C4 पाथवे में जो फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बनता है स्टेबल प्रोडक्ट वो C4 कार्बन वाला होता है। और जनरली जो C4 क्रॉप्स है वो शुगर केन एंड कॉर्न प्लांट्स हैं। ये आपको फोटो दिए गए हैं, ये कॉर्न प्लांट्स और ये शुगर केन, ये C4 प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं। C4 प्लांट लीफ स्ट्रक्चर, बंडल शीट सेल्स टाइटली पैक्ड, bundle sheet cells tightly packed around vascular bundle, mesophyll cells loosely arranged near the leaf surface। देखिए जब हम लीफ की एनाटॉमी करते हैं तो लीफ की एनाटॉमी में आपने देखा होगा कि सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो 1 सेल थिक एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस में आपको पता है स्टोमेटा होते हैं और सेंटर की जितना भी टिश्यू वाला रीजन है जो उसको हम मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये मेसोफिल सेल्स हैं। तो मेसोफिल सेल्स C4 प्लांट्स में जो है ये डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, यानी मेसोफिल सेल पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। बल्कि C3 प्लांट्स में क्या होता है कि उनकी जो लीव्स में मेसोफिल सेल्स जो हैं वो बंडल्स वो पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड रहती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। देखिए सिंगल सिर्फ वन टाइप की सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स, और ये कैसी है, लूजली अरेंज्ड है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। तो ये C4 प्लांट्स की लीव्स का एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है जो C3 प्लांट से, वो ये है। और नेक्स्ट चीज क्या है कि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होता है उसके चारों तरफ एक बंडल शीट होती है। देख रहे हैं ये कवरिंग पाई जा रही है चारों तरफ। ये चारों तरफ जो कवरिंग है बंडल, इसको बंडल शीट कहते हैं। बंडल शीट सेल्स और मेसोफिल सेल्स दोनों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो डाइमॉर्फिक शो हो रहा है। तो दो तरह के क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर जो C4 प्लांट की लीफ है उसमें वो डाइमॉर्फिक होती है। तो देखिए बंडल शीट सेल्स की जो क्लोरोप्लास्ट है ये इसमें वेल डेवलप्ड ग्रेना नहीं होते, यानी यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलेकोइड है वो ग्रेना में अरेंज नहीं होते हैं, जबकि मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, वेल डेवलप्ड ग्रेना होते हैं। तो ये याद रखिएगा, बंडल शीट सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनके थाइलेकोइड्स ग्रेना में अरेंज नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर जो ये मेसोफिल सेल्स हैं इनके क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड्स ग्रेना में अरेंज रहते हैं। तो दो तरह के यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर क्या कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक होता है। और एक नई चीज देखने को मिलती है कि ये वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो ये बंडल शीट सेल्स हैं ये देखिए एक रिंग में प्रेजेंट होती है, और देखने में कैसे लग रहे हैं, ये माला की तरह, जैसे आप बीड्स की जो माला पहनते हैं उसकी तरह लगती हैं। तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है क्रेन्स, इसके लिए टर्म यूज की जाती है क्रेन्स। तो C4 प्लांट में क्रेन्स एनाटोमी पाई जाती है। तो क्रेन्स का मीनिंग ये होता है कि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो बंडल शीट होती है वो एक माला के रूप में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रेंज। तो C4 प्लांट में क्रेन्स एनाटोमी पाई जाती है। तो ये स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो C4 प्लांट्स की लीव्स में पाए जाते हैं। C4 प्लांट एडेप्टेशन, ये लीव सेम स्ट्रक्चर, कैल्विन साइकिल कन्फाइंड टू बंडल शीट सेल्स। तो देखिए कैल्विन साइकिल जो होगा हमेशा याद रखिएगा वो बंडल शीट सेल्स में होता है, preceded by incorporating CO2 into organic compounds in the mesophyll cells। तो याद रखिएगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बनेगा वो मेसोफिल सेल्स में बनेगा। तो कैल्विन साइकिल हमेशा बंडल शीट सेल्स में चलेगी, और बंडल शीट सेल्स में कैल्विन साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो आगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा तो ये CO2 किसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती है, मेसोफिल सेल्स में। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, देखिए ये मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल्स कौन सी है, जो लीव्स के अंदर का जो मैक्सिमम टिश्यू है ये मेसोफिल सेल्स है। ये बंडल शीट सेल्स है, यानी जो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ की जो ये रिंग है ये वाली, इसको हम बंडल शीट सेल्स कहते हैं।
तो यहाँ पर दो तरह की क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो देखिए ये मेसोफिल सेल्स और ये बंडल शीथ सेल्स। अब देखिए इनमें क्या होता है, ये जैसे ही ये CO2 मेसोफिल सेल में एंटर करती है, कैसे एंटर करेगी आप जानते हैं, एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू अंदर एंटर कर जाएगी और इसके यहाँ पर जितने भी इंटरसेलुलर स्पेसेस है वहां पर ये CO2 आ जाएगी। तो ये एनवायरमेंट से CO2 जो है स्टोमेटा के थ्रू मेसोफिल सेल्स में आती है। मेसोफिल सेल्स में आने के बाद ये CO2 जो है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, इसको हम बोलते हैं फास्फोइनोल पाइरुवेट। तो फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 यहाँ पर रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, किससे रिएक्ट करती है, PEP से। ये PEP क्या है, फास्फोइनोल पाइरुवेट। तो CO2 फास्फोइनोल पाइरुवेट के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे क्या बनाता है, 4 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सिलो एसीटेट। आप इसको ऑक्सिलो एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, तो CO2 एंटर करेगी, PEP के साथ रिएक्ट करेगी, एंजाइम क्या है यहाँ पर, PEP कार्बोक्सिलेज, और इससे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसे हम ऑक्सिलो एसिटेट कहते हैं। ये 4 कार्बन कंपाउंड है, तो इसलिए इसको हम C4 पाथवे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर CO2 का जो फर्स्ट एक्सेप्टर है, CO2 का फर्स्ट एक्सेप्टर क्या है यहाँ पे, PEP, और PEP जो फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है वो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है। अब ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है ये ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं रह पाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। देख रहे हैं आप ये, तो याद रखिएगा PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में CO2 के साथ रिएक्ट करता है और इससे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यह ऑक्सिलो एसिटिक एसिड तुरंत मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं होता है। अब ये मेलेट देखिए मेसोफिल सेल से कहां पर एंटर कर रहा है, बंडल शीथ सेल्स में। ये देखिए ये मेसोफिल सेल से यहाँ पर देख रहे हैं, तो मेसोफिल सेल से कहां पर आ गया, बंडल शीथ सेल्स में। तो सेम ये मेसोफिल सेल्स में मेलेट बना और ये मेलेट अब कहां पर ट्रांसफर हो जाता है, ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है बंडल शीथ सेल्स में। बंडल शीथ सेल्स में अब ये क्या करता है, मेलेट जो है ये मेलेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब पायरुवेट देखिए ये 4 कार्बन कंपाउंड है, आप देखिए, और पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी एक कार्बन यहाँ पर रिलीज हो रहा है, तो ये CO2 के रूप में यहाँ रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर CO2 क्या हो गई, रिलीज हो गई, और ये CO2 जो है ये बंडल शीथ सेल्स में केल्विन साइकिल को कंप्लीट करती है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था केल्विन साइकिल होती है C3 पाथवे। तो ये CO2 जो मेलेट जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर CO2 रिलीज होती है और ये रिलीज CO2 जो है वो केल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है। और केल्विन साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होता है, बंडल शीथ सेल्स में। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर केल्विन साइकिल में शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये अब ये जो पायरुवेट बना, ये पायरुवेट फर्दर क्या करता है, मेसोफिल सेल्स में एंटर कर जाता है और यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होता है। तो C4 पाथवे याद रखिएगा मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स दोनों के बीच में होता है। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, 4 कार्बन कंपाउंड। इसलिए C3 जो C4 प्लांट्स हैं इसको हम C4 साइकिल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जिस प्लांट में ये साइकिल होती है वहां पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए इसको हम C4 पाथवे भी कहते हैं। C4 plant adaptation, CO2 added to a 3 carbon phosphoenol pyruvate to form a 4 carbon oxaloacetic acid। तो देखिए यहाँ पर ये CO2 जो है यहाँ पर ये एंटर करी, ये PEP के साथ रिएक्ट करके फर्स्ट जो बना रहा है वो 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलो एसीटेट, इसको ऑक्सिलो एसिटिक एसिड भी कहते हैं हम। तो ये फर्स्ट फॉर्मेशन हो गया, फर्स्ट प्रोडक्ट। 4 carbon compound is exported to बंडल शीथ सेल्स। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड कहां चला गया, बंडल शीथ सेल्स में आ गया। There it releases CO2 and 3 कार्बन पायरुवेट। तो यहाँ पर ये 4 कार्बन कंपाउंड CO2 रिलीज करता है और साथ में क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। CO2 is assimilated into the Kelvin cycle by Rubisco। तो CO2 को केल्विन साइकिल में क्या कर लिया जाता है, एसिमुलेट कर लिया जाता है
और ये साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। पायरुवेट रिटर्न्स टू द मेसोफिल सेल्स टू बी कन्वर्टेड बैक टू पीईपी। तो पायरुवेट फर्दर कहाँ चला जाता है, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में एंटर कर जाता है। देख लिए मेसोफिल सेल्स में ये पायरुवेट फर्दर यहाँ पर एंटर कर गया और क्या बना लेता है, पीईपी। क्या दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट पीईपी में, फास्फोइनोल पायरुवेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। मेसोफिल सेल्स एक्ट एज अ CO2 पंप। तो यहाँ पे मेसोफिल सेल्स जो है वो एक तरह से CO2 के पंप की तरह वर्क करती हैं। कीप्स कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन बंडल शीथ सेल्स हाई। तो ये क्या है, बंडल शीथ सेल्स में CO2 की कंसंट्रेशन को हाई बना के रखते हैं और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को लो रखते हैं, सो दैट रुबिस्को कैन बाइंड CO2। जिससे क्या है, रुबिस्को जो है आसानी से CO2 के साथ बाउंड हो सके। तो केल्विन साइकिल में रुबिस्को एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, CO2 की कंसंट्रेशन को हाई रखा जाता है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को लो रखा जाता है, ताकि रुबिस्को आसानी से CO2 के साथ बाइंड हो सके। नेक्स्ट पाथवे, केम पाथवे। केम की फुल फॉर्म है क्रेसियोलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है केम, क्रेसियोलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। Succulents, water storing plants, example cacti, pineapples। तो कैम साइकिल मैक्सिमम सक्यूलेंट्स प्लांट्स में पाई जाती है और इनके एग्जाम्पल है यहाँ पे कैक्टी यानी कैक्टस और पाइनएप्पल्स। तो जितने भी सक्यूलेंट्स प्लांट्स हैं यानी जो वाटर स्टोर करने वाले प्लांट्स होते हैं उनमें केम पाथवे पाया जाता है। केम प्लांट्स अडेप्टेशन, नाइट टाइम। देखिए केम प्लांट जो होते हैं इनमें क्या होता है, स्टोमेटा नाइट के टाइम ओपन होते हैं और डे टाइम में क्लोज रहते हैं। उसका रीजन आप जानते हैं, ये सक्यूलेंट्स प्लांट्स हैं, ये जीरोफिटिक हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, यानी जहां पर वाटर की क्या रहती है, शॉर्टेज रहती है। तो इनमें वैसे ही वाटर की शॉर्टेज रहती है, इसलिए इनमें वाटर को स्टोर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये एडेप्टेशन पाया जाता है। अगर दिन में स्टोमेटा ओपन होंगी तो वाटर का ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा और उससे क्या होगा, यहाँ पर वाटर का अमाउंट इनमें कम हो जाएगा। तो ये एक तरह का एडेप्टेशन है केम प्लांट्स में कि स्टोमेटा दिन के समय क्लोज रहते हैं और नाइट में ओपन हो जाते हैं। तो देखिए नाइट, ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा ओपन, take up CO2 and add it to 3 carbon PEP to form a 4 carbon oxaloacetic acid। देखिए C4 पाथवे और C3 पाथवे की ये जो केम पाथवे है इनमें बिल्कुल रिएक्शन सेम से, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि इनमें स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं बस। उसमें क्या था, दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं, बस यहाँ पर स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, नाइट में ओपन होते हैं। तो जैसे ही नाइट में स्टोमेटा ओपन होंगे तो ये CO2 क्या है, स्टोमेटा के थ्रू यहाँ पर अंदर एंटर कर जाती है। तो एंटर करने के बाद ये जैसे क्लोरोप्लास्ट है देखिए, तो ये यहाँ पर एंटर कर जाती है इनकी ये सेल्स में, और यहाँ पर ये CO2 क्या करती है, पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में सेम वही पीईपी के साथ रिएक्ट करती है, फास्फोइनोल पाइरुवेट। तो ये एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर करती है और यहाँ पे फास्फोइनोल पाइरुवेट के साथ रिएक्ट करती है और यहाँ पर ऑक्सिलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये ऑक्सिलो एसीटेट जो है देखिए NAD, मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मेलेट क्या करता है, रात में वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है एज ए मेलिक एसिड। मेलेट क्या है, यहाँ पर मेलिक एसिड ही है। तो ये रात में क्या होता है, नाइट टाइम में ये वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है। तो ये प्रोसेस है नाइट टाइम में। तो ड्यूरिंग नाइट में याद रखिएगा स्टोमेटा इसमें ओपन होंगे और ये CO2 अंदर एंटर करेगी और पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में पीईपी के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यह ऑक्सिलो एसिटिक एसिड मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है और मेलेट जो है रात में वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है पूरा नाइट में होता है। डे टाइम में देखिए क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज, जैसा मैंने बताया था केम प्लांट्स में ये अडेप्टेशन है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं डे टाइम में। और क्यों हो रहे हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल किया जा सके और इनको डेसिकेशन से बचाया जा सके। तो दिन में स्टोमेटा क्या हो गए, यहाँ पर क्लोज हो गए, ये देखिए डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो गए। कंजर्व वाटर,
क्यों किया जाता है? क्या ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके, यहाँ पे संरक्षित रखा जा सके। नो CO2 अपटेक, देखिए अब जब स्टोमेटा क्लोज हो गए तो CO2 अंदर एंटर नहीं करेगी। लाइट रिएक्शन मेक ATP एंड NADPH, जैसा आपको पता है कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर पहले ही बन चुका होता है। CO2 इन ऑर्गेनिक एसिड स्टोर्ड इन वैक्यूल्स फ्रॉम द नाइट इज रिलीज टू रन द केल्विन साइकिल। जो रात में जो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, ये देखिए जो वैक्यूल में स्टोर था, ये मैलिक एसिड अब बाहर आ जाता है वैक्यूल से, ये वापस मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और मैलेट देखिए पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। जब मैंने आपको बताया था जब मैलेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो वहां पे CO2 रिलीज होती है, देखिए CO2 रिलीज हो रही है, ये रिलीज CO2 जो है वो केल्विन साइकिल आगे कंटिन्यू करती है, ये देखिए। तो मैलेट जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, NADP मैलिक एंजाइम। जब मैलेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो एंजाइम है NADP मैलिक एंजाइम। तो मैलेट देखिए पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट से क्या बन जाता है? स्टार्च बन जाता है। ये पाथवे कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। तो ये पाथवे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होता है। अब जब मैलेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो जो CO2 रिलीज होती है, ये CO2 केल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है और यहाँ पर C3 पाथवे को ये इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो ये था केम पाथवे। तो केम पाथवे में आपको समझ में आ गया होगा, ड्यूरिंग नाइट क्या रहेगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर PEP ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नाइट के टाइम में होता है। तो नाइट में फिर यहाँ देखिए मैलिक एसिड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गई, डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहेंगे और मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर आ जाएगी, मैलेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट से स्टार्च बनता है और ये क्लोरोप्लास्ट में प्रोसेस हो रहा है। मैलेट से पायरुवेट बनने में जो CO2 रिलीज होती है ये केल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है। तो ये कहलाता है केम पाथवे, कैसियोलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। केम प्लांट अडेप्टेशन, ये देखिए दोनों में दे रखा है यहाँ पे रिएक्शन, ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट, ये देखिए दोनों में अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ है। ये केम प्लांट अडेप्टेशन क्या है? नाइट टाइम CO2 इनकॉर्पोरेशन इन एसिड स्टोर्ड इन वैक्यूल। तो नाइट टाइम में आपको पता है ये वैक्यूल में स्टोर हो जाता है मैलिक एसिड की फॉर्म में। डे टाइम केल्विन साइकिल विद एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन एंड CO2 फ्रॉम नाइट स्टोरेज। तो नाइट में जो ये मैलिक एसिड बना है इससे जो स्टोर है इससे ये CO2 ले लेता है केल्विन साइकिल और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो ये केम प्लांट्स के एडेप्टेशन है। C4 और केम प्लांट्स, देखिए ये यहाँ पर ये केल्विन साइकिल हो रही है, यानी C4 प्लांट का दे रखा है, यहाँ केम प्लांट्स का दे रखा है। देखिए C4 साइकिल जो है मीजोफिल और बंडरशीट सेल्स में चली थी, आपको याद हो तो। और ये देखिए केम प्लांट्स में नाइट और डे में डिफरेंस है, बस रिएक्शंस काफी सिमिलर है, बट यहाँ पर मीजोफिल और बंडरशीट सेल्स के बीच में होता है और यहाँ पर डे और नाइट को लेकर डिफरेंस है। CO2 is incorporated into organic intermediates before entering Kelvin cycle। तो CO2 जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है तो बीच में यहाँ पर क्या है? इंटरमीडिएट्स बनते हैं। केल्विन साइकिल में एंटर करने से पहले क्या होता है? यहाँ पर इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है। C4 इनिशियल कार्बन फिक्सेशन सेपरेटेड स्ट्रक्चरली, देखिए C4 साइकिल में जो कार्बन का फिक्सेशन होता है स्ट्रक्चरली डिफरेंट डिफरेंट है, देख लीजिए मीजोफिल सेल्स में और बंडरशीट सेल्स में। केम में क्या है? इनिशियल कार्बन फिक्सेशन सेपरेटेड टेम्परली। तो टेम्परली देखिए यहाँ पर इनिशियल कार्बन फिक्सेशन जो हो रहा है वो इनिशियली सेपरेट है, दोनों में लिंक नहीं है, तो सेपरेट है कार्बन फिक्सेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो मेनली फोटोसिंथेसिस को ये तीन फैक्टर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ये देखिए लाइट इंटेंसिटी, लो मिड इंटेंसिटी लीनियर रेस्पॉन्स, ये देखिए ये लाइट की इंटेंसिटी, हायर इंटेंसिटी
saturation due to other limiting factors in photosynthesis. अगर हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो लेकिन साथ में दूसरे लिमिटिंग फैक्टर की वजह से क्या होगा, सैचुरेशन आ जाता है फोटोसिंथेसिस में। और हाईएस्ट इंटेंसिटी में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। जब बहुत ज्यादा हाईएस्ट इंटेंसिटी होगी यहाँ पर देखिए लाइट की, तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन होता है, यानी लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होने लग जाता है। तो लाइट की बहुत ज्यादा जब भी यहाँ पर इंटेंसिटी होगी तो याद रखिएगा फोटो रेस्पिरेशन होता है। लाइट कंपनसेशन पॉइंट, मिनिमम लाइट इंटेंसिटी, मिनिमम लाइट इंटेंसिटी पर देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए लाइट लिमिटेशंस एट विच द लीफ शोज अ नेट गेन ऑफ कार्बन। तो इस जो मिनिमम लाइट इंटेंसिटी पर क्या शो करती है वो, कि कितना कार्बन यहाँ पर गेन हुआ। CO2 कंसंट्रेशन, देखिए CO2 कंसंट्रेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये यहाँ पर जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और ये CO2 कंसंट्रेशन को बता रहा है, एक्स एक्सिस जो है। तो देखिए लो कंसंट्रेशन CO2 डिफ्यूजन लिमिट रेट, तो अगर लो कंसंट्रेशन होगी तो CO2 की डिफ्यूजन की जो रेट होगी वो भी लिमिटेड होगी। हाई कंसंट्रेशन सैचुरेशन ड्यू टू अदर लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, सेम चीज, अगर इसकी हाई इंटेंसिटी होगी तब भी क्या होगा, सैचुरेशन आ जाएगा यहाँ पर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लिमिटिंग फैक्टर्स भी यहाँ पर वर्क करने लगते हैं। rate at which photosynthesis is saturated is increased with light intensity। तो यहाँ पर इसका कारण है कि लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने की वजह से यहाँ पर सैचुरेशन आ जाता है। टेम्परेचर, ईच टाइप ऑफ प्लांट हैज अ टेम्परेचर रेंज वेयर फोटोसिंथेसिस इज ऑप्टिमल। तो देखिए हर प्लांट्स के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो सभी प्लांट्स के लिए सेम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ऑप्टिमल होता है सभी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर ऑप्टिमल होता है। ये टेम्परेचर है, इंक्रीज्ड CO2 लेवल्स इंक्रीजेस द मैक्सिमल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेम वही CO2 का अगर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में CO2 का ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये सेम वही कंपैरिजन आ गया, लाइट इंटेंसिटी, CO2 लेवल्स एंड टेम्परेचर, ये कंपैरेटिव चार्ट आ गया।